ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी बाजार के इस उतार चढ़ाव में क्या कह रहे हैं ब्रोकर, इसी पर है हमारी निगाहें। और अब चलते हैं, हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, आप तो हमसे पहले पहुंच गए थे कल, और हमारे साथ तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मतलब जब तक इतिहास ना लिखा जाए संभावनाएं जो है मतलब क्या ही बोला जाए, लेकिन अब समय की कमी है तो ब्रोकर बोले ही शुरू करते हैं। उसके बाद से जो है कार्यक्रम के बाद बाकी चर्चा मुंबई की होगी। तो आज शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? फेडरल बैंक से शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर फेडरल बैंक को देखें, यहाँ पे जो यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 310 रुपये का लक्ष्य दिया है। और आप देखिए, अब कुछ समय पहले रिपोर्ट आई थी तो जो उस रिपोर्ट में जो टारगेट्स दिए गए थे वो 250 रुपये दिए गए थे, वहाँ से 310 रुपये कर दिए गए यहाँ पर टारगेट। क्यों कर दिए गए हैं? इनका कहना है कि मीडियम टर्म में जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो काफ़ी बेहतर बैंक की देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो क्रेडिट कॉस्ट है वो स्थिर बनी हुई है और आगे भी यहाँ पे संभावना जो है स्टेबल रहने की ही दिख रही है इनको। उसके बाद इनका ये भी कहना है लोन ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें थोड़ा धीमापन है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है रिकवरी आती हुई दिखेगी। यहाँ पे वैल्यूएशन की भी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा आईडीएफसी फर्स्ट की तरह ही इनका एक वैल्यूएशन है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी बेहतर दिख रही है। लॉन्ग टर्म में जो लोन ग्रोथ है वो बेहतर होता हुआ दिख सकता है। और साथ में इन्होंने अर्निंग पर शेयर जो है FY 28-29 के लिए बढ़ाया है। चलिए, तो पहली कंपनी है फेडरल बैंक। अभी हम PSU कंपनियों पे बात कर रहे थे बैंकों को लेकर के। तपन सर, क्या टारगेट रहेगा आपका? यूबीएस की राय से आप सहमत हैं या आपका कुछ अलग व्यू है? नहीं, फेडरल बैंक मेरी भी एक चॉइस रही है। डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स को भी बहुत नीचे के लेवल पे दिया हुआ है ये स्टॉक, एंड स्टिल आई एम पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक क्योंकि काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर आप देखो तो अच्छा खासा क्रेडिट ग्रोथ यहाँ से दिख रहा है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है, और जो उनका कासा रेशियो का जो इशू था वो भी आई थिंक वहाँ से इंप्रूवमेंट आ रहा है। और नेट एनपीए ऑलमोस्ट 0.6 है, विच इज़ वेरी गुड। तो एसेट क्वालिटी की ट्रेंड जो है वो बहुत पॉजिटिव है, और आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि आरओई में इंप्रूवमेंट भी कुछ 15% के आसपास होगा। तो हर पैरामीटर्स में ना, अगर आप देखो, ये थोड़ा मैनेजमेंट भी नया है, सो बट दे आर इंप्रूविंग ऑन ईच एंड एवरी सेगमेंट। तो आई एम पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। तो इस लेवल पे भी आगे किसी के पास है, होल्ड करके रख सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर है। जो है सहमत है यहाँ पर यूबीएस की राय पर। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। और हर्ष बताइए, एक बैंक हो गया, अगला सेक्टर कौन सा? जी, यहाँ पर जो है हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहे थे। यहाँ पर जो बेसिकली मेटल्स में ट्रेड करते हो, दुनिया के 10 टॉप 10 अगर सिल्वर प्रोडक्शन कंपनियों में देखें तो इसका नाम शुमार होता है। आप देखिए, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 660 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। अब इनका सबसे पहले कहना है कि सिल्वर और जिंक की बढ़ती कीमतों का फ़ायदा जो है यहाँ पर कंपनी को होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो माइनिंग कॉस्ट अगर जिंक के हिसाब से देखें तो दुनिया में यहाँ पर जो है कि ये चुनिंदा कंपनियों में जो इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे कम देखने को मिलती है। साथ ही FY 26 से लेकर 27 में अर्निंग पर शेयर जो है ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, इनका ये मानना है। कैश फ्लो काफ़ी मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर हो सकता है यहाँ पे। और इन्होंने कहा कि सिल्वर के हिसाब से देखें तो एबिट जो है उसका काफ़ी बड़ा योगदान सिल्वर के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन काफ़ी सपोर्टिव है, बेहतर विकल्प हो सकता है। बेहतर विकल्प हो सकता है। जेफरीज की राय 660 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर निकल के आया है। अम्बाला मैम, अभी हम लोग बात कर रहे थे हिंदुस्तान जिंक को लेकर के, आपका व्यू क्या है हिंदुस्तान जिंक पे? आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। टारगेट थोड़े छोटे दिए हैं ऐसा लग रहा है, बट क्योंकि मेरी नजर में ये अपने नए हाइस की तरफ निकलेगा। एक बार इसने 650 का भाव निकाला तो 1 साल का समय की बात कर रही हूँ मैं, मतलब ये बहुत बड़ा एक जंप होगा इसके लिए कि 800 के 1 साल के अंदर के भाव में 800 को निकाल दे, एंड पॉसिबल है। मतलब आज हम दिसंबर 2025 में हैं, हम दिसंबर 2026 में एक बार फिर से बात करेंगे कि इसने 800 निकाला कि नहीं निकाला। तो 650 और 800 की मुझे लगता है कि इसमें एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड बिल्कुल प्लान कर सकते हैं आप। एक थोड़ा सा साल भर का नजरिया रख के चले। और एक स्ट्रैटेजी भी मैं यहीं पर ही शेयर कर देती हूँ कि जब आप 560 पर आज बाय कर रहे हैं तो मौके आएंगे कि जब आप एंट्री कर रहे हो, आपकी एंट्री से अगर 10% का 5% पे इसको एवरेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10% का आपको कहीं पर भी डिप मिले किसी भी न्यूज फ्लो की वजह से, वहां पर थोड़ा थोड़ा 5%, 7% जो भी आपको अलाउ हो आपकी पॉकेट या आपके फाइनेंशियल, इसको एवरेज करना थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको एक अच्छा गेन इसमें मिल सके। एंड एज ऑफ नाउ इट्स अ बाय। 560 पर 565 पर भी ये महंगा मुझे नहीं लग रहा है। और रही बात स्टॉप लॉस, हम इसमें एक स्टॉप लॉस है जो कि थोड़ा बड़ा है विपुल जी, क्योंकि रैली कम समय में अच्छी हुई है, एंड मैंने भी रिकमेंड किया था इस स्टॉक को लगभग 420-30 के रेट पर वापस से। तो फिर भी अभी भी जो स्टॉप लॉस है, हम इसको थोड़ा अगर कम कर लें तो भी 470 से नीचे का स्टॉप लॉस में इसमें काम नहीं बनेगा। सो इफ यू आर बाइंग,
हैव अ स्टॉप लॉस इन योर माइंड एट 470 एंड जो स्ट्रेटेजी दी है उसको फॉलो करिएगा आगे, ताकि 800 का जब ये भाव आए तो आपके एवरेज रिटर्न बढ़िया बन सके। चलिए ठीक है, ये बात हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। और तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास और देखते हैं अब की बार उनके रडार पे कौन सा सेक्टर आया है। हर्ष बताइए। ये कंज्यूमर से जुड़ा ही लेंसकार्ट की बात कर लेते हैं, नए ज़माने की कंपनी। और यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली खरीदारी की सलाह 445 रुपये का यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य दिया है। और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दुनिया में ना सिर्फ बल्कि भारत में भी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और जो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ना सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से बल्कि फैशन के हिसाब से इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मान रहे हैं कि यहाँ पे एक फ़ायदेमंद कंपनी को होता हुआ दिख सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारे जियो पॉलिटिकल तमाम तरह के इशू शुरू होते हैं, इनका कहना है कि इसका दबाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और इन्होंने एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो दुनिया का बड़ा दिग्गज ब्रांड है यहाँ पे फ्रेंको इटालियन, जो ग्लोबल लीडर है आई वेयर के लिए, जिसका नाम है एसिलोर लेक्सोटिका, उससे कंपेयर किया कि इसके अंदर लेंसकार्ट के अंदर वो दम है, वो उस तरीके के लेवल पे पहुंच सकता है। यहाँ पे मजबूत और यहाँ पे पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। साथ में इन्होंने कहा कि अभी जो है अगर आप वैल्यूएशन को देखें तो वो काफ़ी हद तक फेयर दिख रहे हैं। ये बात जो है लेंसकार्ट को निकल के आई। सर यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं? 4 लोग हैं स्क्रीन पर और चारों की आंखों में जो है ये चश्मा लगा हुआ है। क्या भविष्य दिखाई दे रहा है सर लेंसकार्ट का? मैम ने निकाल दिया, अभी अम्बाला जी ने निकाल दिया बिकॉज़ ठीक है, चलिए ओके। सर मैंने लेंसकार्ट का पहना हुआ है सर। अच्छा, आपने लेंसकार्ट का पहना? नहीं, मैंने लेंसकार्ट का मुझे पता भी नहीं मैंने कौन सा पहना हुआ है। लेकिन सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? सर मुझे तो मेरे लेंस से तो बहुत महंगा लग रहा है ये स्टॉक। देखिए क्या है, हम तो ट्रेडिशनल है भाई क्योंकि क्या है, देखिए जब तक प्रॉफिट दिखेगा नहीं तब तक मैं वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई करूं। हाँ, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और आप देखिए कोई भी इंडियन रिपोर्ट्स नहीं, सब फॉरेन रिपोर्ट से आ रहे हैं जो इसको अपग्रेड कर रहे हैं, कोई इंडियन रिपोर्ट अपग्रेड नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, जिस तरह का वैल्यूएशन है सर, देखिए इनको भी दिक्कत तो है आगे जाके जिस वैल्यूएशन पे बैठे, क्योंकि ईबीटा मार्जिन अभी भी लो है और ऑफलाइन एक्सपेंशन का कॉस्ट काफी बड़ा होता है। कैश बर्न जो है थोड़ा कंटिन्यू अभी भी हो रहा है और कॉम्पिटिटिवनेस आपको भी पता, आई केयर यानी कोई भी आ सकता है आराम से। अगर इसका इस वैल्यूएशन है तो टाइटन तो कहाँ खड़ा होना चाहिए, टाइटन तो उससे भी ज्यादा है। तो बट एनीवेज मैं थोड़ा अभी भी वेट करूंगा कि अगर क्वार्टर टू क्वार्टर अगर जिस तरह से वो गाइड करे, जिस तरह से गाइडेंस दे, उस तरह से रिजर्व है, फिर इसको आई थिंक बाय में जाना चाहिए। मेरे एंड से तो अभी भी ये सेल ही रहेगा ऑन राइस, और जब तक वैल्यूएशन उस तरह से जस्टिफाई ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल जो फेयर वैल्यूएशन में मिल रहे, तो क्यों इतना रिस्क ले और इसमें जाए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो जब तक अपने देसी बॉयज़ मोहर नहीं लगाएंगे ना तब तक हम मानेंगे नहीं। तो जब तक तपन जी की मोहर नहीं लग जाती, सपन सर ने सही कहा कि विदेशी लोग ही खाली मोहर लगा रहे हैं। चलिए अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलें, लेकिन उस जब के बीच में अम्बाला मैम 25,990 हो गया, 10 पॉइंट रह गया है। मेरे 26,000 के जो थम हमने लगाया है और क्लोजिंग बेसिस पर देखना होगा क्या होता है। हर्ष बताइए अगली कंपनी। देखिए ये फिर भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये ऐसी खेल है जिसमें मैं अगर हार भी जाऊं कि 26,000 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, मैं जीता ही फील करूंगी, क्योंकि हमारी बहुत शानदार है ये तो, बहुत शानदार। मुझे तो अच्छा ही लगेगा। मतलब इसमें गिरे, अगर मैं बोलूं कि गिरे और मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, so I'll be happy, हाँ भैया ठीक है, पैसा बचा है सबका। बस 26,000 क्लोजिंग में मुश्किल है थोड़ा। तो हंसी मजाक की बात है। जी हर्ष आखिरी कंपनी JSW इंफ्रा की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 362 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने सबसे पहले कहा है कि वित्त वर्ष अगर 2028 तक के हिसाब से आप देखें तो कैपेक्स का जो रिजल्ट है वो शानदार तरीके से FY28 में आपको देखने को मिलेगा। FY25 से लेकर 30 तक यहाँ पे जो एबिटा है, कामकाजी मुनाफा, वो 3 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे। पोर्ट से आप देखें तो वहाँ पे मार्जिन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति दिखा रहा है, यहाँ पे अच्छी बढ़त बनती हुई दिख सकती है। ग्रीनफील्ड पोर्ट में देखें और साथ में कंटेनर बिजनेस को देखें तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है यहाँ पर, ये इनका मानना चला। लॉजिस्टिक और जो रेल रेक है उसकी जो ग्रोथ है उसमें एक्सपेंशन की जो स्थिति है वो और बेहतर होती हुई दिख रही है यहाँ पे। और साथ ही इनका कहना है कि EPS जो है वो आने वाले दिनों में और बेहतर परफॉर्म जो है हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से दिख सकता है। चलिए JSW इंफ्रा 362 रुपये के टारगेट, आपकी राय क्या है सर? ये भी सेक्टर जो है वो डुओपोली का एक तरीके से सबसे बड़ा कंपनी अदानी पोर्ट, दूसरी ये है, क्या व्यू है सर आपका JSW इंफ्रा को लेकर? नहीं, मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जैसे आपने बोला एक तरह का ड्यूओपोली और
देखिए 80 to 90% जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो पोर्ट से होता है। होपफुली आगे जाके ट्रेड डील होगी और काफ़ी सारे देश के साथ अपने ट्रेड डील बढ़ेंगे, तो इन दो कंपनीज को, खास करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को भी फायदा होगा। कार्गो जो सीएजीआर ग्रोथ ऑलमोस्ट 10 से 12% रह सकते हैं आगे जाके। इनका इबिटा मार्जिन भी आप देखें तो धीरे धीरे इंप्रूव भी हो रहा है और कैपेसिटी एडिशन भी धीरे धीरे वो ऐड कर रहे हैं। डेट जो है इनका वो काफी कंफर्टेबल है और ये स्टॉक ऑलरेडी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऊपर के लेवल से थोड़ा नीचे भी आ चुका है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट भी मुझे लग रहा है। तो इस ये स्टॉक का आप प्लीज लॉन्ग टर्म रखें। शॉर्ट टर्म में शायद मूवमेंट इतने है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट रिटर्न आपको दे सकता है यहाँ से। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। तो तपन सर, आज आपने इस मंच पर आकर के इस मंच को और बड़ा बनाया, थैंक यू आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, आज जो भी स्टॉक डिस्कस हुए मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट से स्मॉल केस में या हमने शायद रेकमेंड दिए हुए हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।